हाय एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी स्पार्क यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे PYQ 2 मार्क के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे हिंदी मीडियम में। आज मैं आपको लिख के दिखाऊंगा कि 2 मार्क के क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे और हमें कितना लिखना होगा इसके अंदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे सारे आपको 2 नंबर के जो क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में ना वो दिखेंगे सारे के सारे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ज़रूरी नहीं कि ये ना आए या आए, उससे कोई मतलब नहीं। हमें ना कॉन्सेप्ट की यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी और क्या पता ये आ जाए ऐसे ही क्वेश्चन, ये ना आए या सिमिलर इससे आ जाए कुछ, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो हम इसको ना अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले। चलो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी आएगी कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको रिवाइज हो जाएगा। रिवीजन के साथ साथ हम आंसर को कैसे लिखेंगे वो भी देख लेंगे आज। तो कह रहे हैं उस रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है ना। नाम लिखिए जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड, जिसके अंदर क्या हो रहा है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है पानी से अभिक्रिया करके संतुलित रासायनिकरण दीजिए। अ, हमको रासायनिक अभिक्रिया के पहले प्रकार बताना है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड किससे अभिक्रिया कर रहा है, पानी से अभिक्रिया कर रहा है, तो ये किस तरीके का अभिक्रिया है उसका प्रकार बताना है, ठीक। और उसके बाद कह रहा है कि अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए, और जो अभिक्रिया हो रही है जो आप बताओगे अभी उसका प्रकार, उसका एक संतुलित रासायनिक समीकरण भी देना है। तो यहाँ से उत्तर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले लिखेंगे अभिक्रिया का प्रकार कि ये अभिक्रिया का कौन सा प्रकार है। पहले उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1 नंबर में ये और 1 नंबर में इसका संतुलित रासायनिक समीकरण। तो अभिक्रिया का प्रकार लिखना है 2 लाइन में, फिर संतुलित रासायनिक का समीकरण लिखना है हमको 1 लाइन में संतुलित लिख के, और ये हमारा 2 नंबर का आंसर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको 1 नंबर या आधा नंबर कुछ नहीं करने वाला, ठीक। तो इसको हम लिख के देखते हैं अभी अभिक्रिया का प्रकार। अब यहाँ पे देखो कि अभिक्रिया कौन सा प्रकार है, तो यह एक संयोजन अभिक्रिया है और साथ ही ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये क्या है कि जो अभिक्रिया होता है ना, किसका, आप यहाँ पे देखो कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इसमें होता क्या है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो पानी के साथ जुड़ के एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो इसलिए क्या है, संयोजन अभिक्रिया, इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल, 2 यौगिक क्या होते हैं, जुड़ते हैं। और जब ये होते हैं तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहलाता है। इसके अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में क्या निकलता है, ऊर्जा निकलता है, ठीक। तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी, ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं, ऐसे अभिक्रिया जिसके अंदर हमको अधिक मात्रा में ऊर्जा निकले या हीट निकलता है उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी। और इसका उल्टा होता है ऊष्माशोषी। अब लिखते हैं यहाँ पे हमको, हमारे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड को कैसे लिखते हैं, Ca कैल्शियम और O से ऑक्साइड, जो कि एक ठोस होता है। तो ठोस के लिए S लिखेंगे। और उसका अभिक्रिया किसके साथ हो रहा है, पानी के साथ हो रहा है, H2O। H2 क्या होता है, तरल होता है, तो L लिखेंगे। और ये अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और साथ में उनको निकलता है ऊष्मा, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं हीट। गल गया, ये हो गया। और ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, 1 नंबर में डेफिनेशन, और ये 2 नंबर का आंसर आपका प्रिपेयर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है। सो सेकंड क्वेश्चन ये है कि मानव पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक भूमि का उल्लेख कीजिए। पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है दीर्घरोग, तीसरा है लाइपेज, चौथा है गूदा अवरोधनी। तो इन काम का क्या करना, उल्लेख करना है। उल्लेख में देखो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसमें 4 पॉइंट दे रखे थे, तो हाफ 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 हमको सबके मिलेंगे। तो इन दोनों का एक, इन दोनों का एक। तो चलो इसका आंसर लिखते हैं, कैसे लिखेंगे। सो पहला क्या है, पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है कि ये पेट में एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है और प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है इसमें, सबसे पहले तो अम्लीय माध्यम तैयार करता है पेट के में। अम्लीय माध्यम क्यों कर तैयार करता है, ताकि पेप्सिन एंजाइम जो होता है, पेप्सिन एक पेट के अंदर एंजाइम होता है जो पाचन क्रिया में हमको बहुत सहायता करती है। तो जो पेप्सिन है उसके कार्य करने के लिए, क्योंकि पेप्सिन जब भी काम करेगा जब उसको पेट के अंदर क्या मिलेगा,
एक अम्लीय माध्यम मिलेगा। तो अम्लीय माध्यम मिलेगा जब भी पेप्सिन काम करेगा, इसलिए क्या करते हैं इसका पहला काम क्या है, अम्लीय माध्यम तैयार करना, ताकि पेप्सिन क्या करे, कार्य कर सके अपना। तो यहाँ पे लिख दिया, या पेट में अम्लीय माध्यम बनाता है। पेट में क्या बनाता है, ये अम्लीय माध्यम बनाता है और प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है। सक्रिय का मतलब होता है रिलीज करना या किसी भी चीज़ को निकालना, तो सक्रिय करता है इसलिए। अगला है दीर्घ दीर्घ क्या कहता है कि जो पेट की सतह को बढ़ाता है, ताकि जो पाचन के बाद जो रस बनता है उसको अवशोषित करके रक्त वाहिकाओं में ट्रांसफ़र कर सके, रक्त वाहिकाओं में भेज पाए। तो ये क्या होता है कि छोटी आंत के अंदर उँगली-नुमा संरचना होती है, उँगली-नुमा संरचना होती है, जो पचे हुए भोजन को अवशोषित करके ये क्या करता है कि उसको सतही क्षेत्रफल बढ़ाता है। सतही क्षेत्रफल बढ़ाना मतलब उसके एरिया को इंक्रीज़ कर देता है। जो सतह है ना, उसके एरिया को इंक्रीज़ कर देता है, ताकि जितना भी अधिक से अधिक जो पचे हुए भोजन है उसका अवशोषण हो पाए। और अवशोषण होने के बाद क्या करता है, वो जो दीर्घ है वो खून की या नसों की छोटी-छोटी की वाहिकाओं से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, जो कि सीधा जो पचे हुए भोजन है उसको अवशोषित करके रक्त में भेज देते हैं, और फिर रक्त हमारी बॉडी में जहाँ-जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे जाके उसको पहुँचा देती है। तो चलिए इसको भी लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो, छोटी आँत में उँगली जैसी संरचनाएँ जो पचे हुए भोजन को अवशोषित करके अवशोषण के लिए अ, सतह की क्षेत्रफल बढ़ाती है। जो पेट की सतह होती है अंदर कम होती है, तो उसको बढ़ाने के लिए एक उँगलनुमा संरचना होती है, क्योंकि अगर एक जगह पे अगर सरफेस पे करेंगे तो सरफेस पे उतना सतह नहीं होगा, पर उँगलीनुमा संरचना ऐसे-ऐसे पूरे उसके, जैसे कोई लेयर है, पेट की लेयर है, उस पे ऐसे, ऐसे, ऐसे बहुत सारी संरचना होती है। जैसे पहले क्या होती है, अगर ऐसे सतह रहेगी ना, तो सीधा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ज़्यादा नहीं हो पाएगा। अब जब ये उँगलीनुमा संरचना ऐसे बन जाती है, ऐसे बन जाती है, ऐसे बन जाती है, तब यहाँ, 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 यहाँ सब जगह से एब्ज़ॉर्प्शन होगा, सब जगह से अवशोषण होगा। तो ऐसे करके ये पूरी एक सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो अवशोषण के लिए तो ज़्यादा तेज़ी में अवशोषण और अच्छे से हो जाता है। तो ये कार्य है दीर्घ का। अब आते हैं थर्ड नंबर पे, तीसरे को हमको एक्सप्लेन करना होगा, जो कि है लाइपेज। लाइपेज का क्या कार्य होता है? अब यहाँ पे देखो, लाइपेज पाचक एंजाइम जो वसा और फैटी अम्ल को ग्लिसरॉल में बदलता है। लाइपेज क्या है? लाइपेज एक पाचक एंजाइम है जो वसा और फैटी अम्ल को किस में बदलता है? वसा को वसा को फैटी अम्ल में बदलता है, वसा को फैटी अम्ल में बदलता है, या और ग्लिसरॉल में बदलता है। ये एंजाइम है जो वसा को फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। अब चौथा को जो एक्सप्लेन करना था, गुर्दा अवरोधनी, ये वलयाकार पेशियाँ हैं, ये आप याद करना, शब्द को लिखना ज़रूरी है। वलयाकार पेशियाँ हैं जो गुर्दा के खुलने और बंद, ये खुलने और बंद होने को कंट्रोल करता है, और मल को त्याग में नियंत्रण करता है। जो मल का त्याग होता है, जो पाचन के बाद जितनी जो भी चीज़ें बच जाती है जिससे अब अवशोषण संभव नहीं है, वो क्या होता है, मल बन जाता है, उसका फिर त्याग करना पड़ता है बॉडी से, तो उसका त्याग के लिए नियंत्रण में उसको नियंत्रित करता है जो वलयाकार पेशी होते हैं, उसको कहते हैं गुर्दा अवरोधनी। तो इस पे हम 1 नंबर का ऐसे या आधे नंबर का लाइन लिख सकते हैं। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। सो अगला क्वेश्चन है, कोई एक बिंब है, बिंब किसे कहते हैं? वस्तु को। कोई भी एक चीज़ है, कोई सामान है, उस वस्तु क्या कहेंगे? बिंब कहेंगे। तो कह रहे हैं कोई एक बिंब है, वस्तु है, जो किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, यहाँ पे दर्पण कैसे बताया गया है? उत्तल दर्पण। दर्पण कितने तरीके के? 2 तरीके के होते हैं। एक होता है अ अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक है? उससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। उससे कितने सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है? 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। कौन? बिंब। और जो बिंब है वो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण का फोकस लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। और वो कितने दूरी पे खड़ा है? 10 सेंटीमीटर दूरी पे खड़ा है। वो 10 सेंटीमीटर किसके लिए है? ये जो 15 है ना, 15 किसके लिए बताया? उत्तल लेंस का फ़ोकस दूरी के लिए बताया है 15। और कह रहा है कि जो बिंब है, वो कहाँ पे है? 10 सेंटीमीटर दूर स्थित है। ठीक है ना? किससे स्थित है?
15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से जो बिंब है, जो कि वस्तु है, वो कितनी दूर है? 10 सेंटीमीटर दूर है। तो जो वस्तु होता है, बिंब होता है, बिंब के लिए यू इस्तेमाल करते हैं और फोकस दूरी के लिए एफ इस्तेमाल करते हैं, और वो कहाँ है? 10 सेंटीमीटर। अब मैं बताऊँ आपको, इसमें होता है साइन कन्वेंशन लगता है कि हमको ना इसमें जो साइन है उसका ध्यान रखना पड़ता है, प्लस का या माइनस का, वो कैसे लगता है देखो यहाँ पे। जो मैं बता रहा हूँ इसमें, अभी इसमें डिटेल मत जाओ, ये ट्रिक है, बहुत आसान है कि जो यू रहता है, यू हमेशा किस में रहेगा? नेगेटिव रहेगा। भले ही क्वेश्चन में जो वस्तु की दूरी है, बिंब की दूरी है, वो 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव दिया हुआ है, जब हम सोल्यूशन करेंगे ना, तो उसमें यू हमेशा किस में लेंगे? वस्तु हमेशा माइनस रहेगा, ठीक। अब जो फोकस दूरी है, वो निर्भर करता है दो बातों पे, क्या ये अवतल दर्पण है या ये उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है? अगर अवतल दर्पण होगा तो फोकस दूरी नेगेटिव रहेगा, और उत्तल दर्पण रहेगा तो फोकस दूरी पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो हमारा जो फोकस दूरी है, जो फोकल लेंथ है, हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो इसको हम प्लस ही लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे जो दर्पण का फॉर्मूला है, वो हम यूज़ करेंगे। तो ये होता है तुम्हारा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। फोकस दूरी कितना है? तो ये है 15। वी निकालना है। वी का मतलब कि प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी दूर है, तो उसके लिए हमारा वी होता है, तभी हमको नहीं पता, वो निकालना है। तो ये प्लस 1/, अब जो यू है, यू -10 है, -10 लगा दो, दो साइन एक साथ नहीं आते, यहाँ पे लग जाएगा ब्रैकेट, कोई बात नहीं, अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1/v, ये प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, ये 1/10, ये माइनस वाला नंबर इधर है, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये 1/, में प्लस का 10, ये 1/, में v। 15 और 30 का, 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 30। कितना आ जाएगा? 30। अब देखो, 15 दूनी 30, दो आया, अब दो जो नंबर आएगा उसके ऊपर वाले जो नंबर उससे मल्टीप्लाई करना होता है, एलसीएम ऐसे ही होता है। 15 दूनी 30, दो आया, दो एकम, दो, 10 तिया 30, तीन आया, तीन को एक से करेंगे, तीन, तीन और दो कितना हो गया? 5/30 किसके बराबर है? 1/v के, 1/v के। यहाँ पे कर लो, तो लिख कर जाएगा 5 एकम 5, 5 30, 1/6 बराबर 1/v। v एक से मल्टीप्लाई के v बन जाएगा, 6 एक से मल्टीप्लाई के 6 बन जाएगा, तो ये 6 सेंटीमीटर आया। अब क्योंकि ये प्लस है, तो प्लस है तो ये सीधा बनेगा, और सीधा कब बनता है बताओ? जब ये क्या हो? वास्तविक हो या आभासी हो, ठीक है ना। तो सीधा किसके साथ लगता है? आभासी के साथ सीधा लगता है या वास्तविक के साथ सीधा लगता है? तो अगर ये सीधा है तो ये क्या होगा? आभासी होगा। अ प और ये शी, आभासी तथा सीधा, ये होता है। तो ये खत्म हो गया। तो अब हमको पता है कि जो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब जो इमेज है, वो कितनी दूरी पे रहेगा? वो 6 सेंटीमीटर दूरी पे रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन जो कहता है कि यह दर्शाइए कि आप तीन प्रतिरोध, आपके पास कितने प्रतिरोध हैं? तीन प्रतिरोध हैं, जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 6 ओम है। तीन प्रतिरोध लिया आपने, प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध लिया। पहला प्रतिरोध कितने ओम का है? 6 ओम का है। दूसरा प्रतिरोध भी कितने ओम का है? 6 ओम का है। तीसरा प्रतिरोध भी कितने का है? 6 ओम का है। टोटल कितने हो गए? टोटल क्या, तीन प्रतिरोध है, 6 ओम के तीन प्रतिरोध हैं। किस प्रकार संयोजित करेंगे ताकि संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम हो जाए? आप इसको किस प्रकार लगाएंगे या इसको किस प्रकार संयोजित करेंगे ताकि इसका टोटल रेजिस्टेंस, टोटल प्रतिरोध कितना हो जाए? 9 ओम हो जाए, ठीक है। और अपने आंसर की क्या करना है? पुष्टि करना है। 9 ओम का मतलब तो इसको हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इसके अंदर टोटल कितने रजिस्टर हैं? 6 रजिस्टर हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसको हमको ना इस तरह से, इसमें क्या है ना कि
3 रजिस्टर हैं 6 ओम के, आपको इस तरीके से उसका बनाना है, परिपथ बनाना है कि परिपथ के अंदर कैसे आप कनेक्शन करोगे, परिपथ के अंदर आप इन 3 रजिस्टर को कैसे जोड़ोगे ताकि उसका कुल प्रतिरोध कितना आए, 9 आए। आपको इसको जोड़ना है, क्योंकि अगर इसको श्रेणी में जोड़ दोगे तो 6 18 ओम आ जाएँगे और पैरेलल में जोड़ दोगे तो बहुत कम हो जाएँगे, ठीक? तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि 9 ओम प्रतिरोध लेके आना है। अब यहाँ पे आपको सोचना है कि इसको इसका जो जोड़ना है, संयोजन है वो कैसे करेंगे? श्रेणी में करेंगे या पैरेलल करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 प्रतिरोध को जोड़ेंगे, किसके अंदर? पैरेलल के अंदर समांतर जोड़ेंगे। तब जाके ये आएगा आंसर। 2 प्रतिरोध लेंगे और प्रतिरोध को समांतर जोड़ेंगे। तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल। एक प्रतिरोध लिया, उसको दूसरे में प्रतिरोध में जोड़ा, ये बन गया 6 6, ये आ गया आपका 2/6, 3, ये आ गया 1/3 पैरेलल। तो ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल कैसे आया, 3 ओम आ गया। देखो रेजिस्टेंस पैरेलल 1 से मल्टीप्लाई होकर ये सेम रहेगा, 3 एकम 3 और 3 ओम। 2 रेजिस्टर यहाँ पे खत्म हो गए, इन दोनों को हमने लगा दिया किसके अंदर, पैरेलल के अंदर लगा दिया, समांतर लगा दिया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखते हैं, अब 3 ओम का प्रतिरोध को, 3 ओम का जो प्रतिरोध है उसको कैसे जोड़ेंगे, को श्रेणी में जोड़ेंगे 6 ओम के प्रतिरोध के साथ। चलो फिर, तो ये कैसे बनेगा, सीरीज में कैसे जोड़ेंगे हम लोग, जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल है उसको जोड़ देंगे 6 ओम के प्रतिरोध के साथ। तो ये 3 ओम 6 ओम, ये आ गया कुल प्रतिरोध 9 ओम। यहाँ पे आंसर आ गया। तो हम ऐसे जोड़ेंगे। अब इसका तुम परिपथ बना लेना, दो प्रतिरोध को पैरेलल जोड़ देना और एक प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ देना और उसका परिपथ कंप्लीट कर देना, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, अब उसको प्रतिच्छेद क्यों नहीं कर रही, यहाँ पे ये समझते हैं पहले। कर्म मान लो कोई चुंबकीय क्षेत्र अगर ऐसे कट भी कर जाए तो यहाँ पे एक प्रतिच्छेदित बिंदु हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ कट कर रही है। कोई एक कंपास को यहाँ रखेंगे तो वो इधर की ओर दिशा दिखाएगी, कंपास को यहाँ रखेंगे इधर की ओर दिशा दिखाएगी। अब कंपास यहाँ पे आ गया, अब बताओ कंपास किधर दिखाएगी, अब यहाँ पे कट कर रहा है, अब कोई कोई चीज़ यहाँ पे खड़ी, यहाँ की इस पॉइंट इस बिंदु पे, तो इस बिंदु से 2 दिशाएं हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। पहली दिशाएं किधर जा रही है, इधर जा रही है और दूसरी दिशा इधर जा रही है। तो एक बिंदु से 2 दिशा हो रही है जो कि एक संभव नहीं है, इसी वजह से यहाँ से स्थित हो जाता है। और कंपास कंपास के अंदर तो एक ही नीडल है, 2 नीडल तो है नहीं कि किधर चले जाए किधर चला जाए। तो यहाँ से हमको समझने को मिलता है कि जो अगर कहीं भी प्रतिच्छेद करिए, प्रतिच्छेद करने की वजह से वहाँ पे 2 रास्ते बन जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र 2 चुंबकीय क्षेत्र बन जाती है। अब 2 चुंबकीय क्षेत्र बनने के कारण क्या होगा कि कंपास से क्या होगी, वो दोनों दिशाएं एक साथ पता करना संभव नहीं है, क्योंकि एक कंपास के अंदर एक ही निडल होता है तो एक ही चुंबकीय क्षेत्र होनी चाहिए। तो यहाँ से ये सिद्ध होता है कि एक प्रतिच्छेदित पॉइंट पे जब 2 चुंबकीय क्षेत्र प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, क्योंकि प्रतिच्छेद करेंगे तो 2 दिशाएं यहाँ पे संभव नहीं हो पाएगी। तो इसको लिखना कैसे, ये देख लेंगे। तो 2 चुंबकीय क्षेत्र दिशाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। कह रहे हैं कि 2 चुंबकीय क्षेत्र जो दिशा है ना, एक दूसरे को नहीं काटेगी, क्योंकि यदि वो काटेंगी, अगर वो काटेगी तो प्रतिच्छेदित बिंदु, जहाँ पे प्रतिच्छेदी बिंदु मतलब कि ये जहाँ पे वो कट रही है, पर चुंबकीय क्षेत्र 2 अलग-अलग दिशाएं हो जाएंगी। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 अलग-अलग, एक दिशा ये दूसरी दिशा ये।
यह संभव नहीं है, जो कि ये संभव नहीं होगी क्योंकि एक दिशा बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही होती है, क्योंकि एक बिंदु से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कितनी होनी चाहिए? सिर्फ़ एक होनी चाहिए, पर यहाँ पे 2 है इसलिए संभव नहीं है। तो इसका मतलब हमें क्या समझ आया कि 2 चुंबकीय क्षेत्र बहुत पास से तो गुज़रेगी, बहुत ज़्यादा पास से बहुत ज़्यादा दूर से गुज़रेगी, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाएगी पर एक-दूसरे को कभी नहीं काटेगी। ठीक है? कहने का मतलब एक-दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हुआ। धन्यवाद। अब आप अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय। थैंक यू।